ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनको आंसर करिए और उसके बाद फिर आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने कल की क्लास में लिए। ठीक है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करिए। ठीक है, अभी चेक करिए, अभी ठीक है, फाइन। चलो, तो सबसे पहले तो अगर मान लो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो कितने तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो सकती है? दो तरीके की, एक होमोजेनियस, दूसरा नॉन होमोजेनियस। ठीक है, जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे क्या उनका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा? यस, यानी कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे दे विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। करेक्ट, तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उसका एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आती है, तो जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें क्या हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है ना? तो कंसिस्टेंट भी हो सकती है एज वेल एज इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। फाइन, ठीक है, ये दो चीज़ों के बाद अगर मान लो हमारे पास कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वहाँ से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है अगर मैं वहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ या मैं उसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या उससे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा? नहीं, ना तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा और ना ही वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, ना तो नेचर चेंज होगा और ना ही वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा। फाइन, ठीक है, चलो तो फिर इतने पॉइंट्स क्लियर है। तो कल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने लगाई होंगे, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आज आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन पढ़ना था, बट चलो पहले क्वेश्चन से लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, करिए होगा सभी ने इस क्वेश्चन को। क्या करना है इसमें? मैट्रिक्स अपना ऑगमेंटेड वाली बना लीजिए a to b। ठीक है, 1 1 1 9, उसके बाद अगली है 1 3 3 एचलॉन में कन्वर्ट करो, 1 3 3 9। नेक्स्ट आता है 1 2 a b। ठीक है, रो एचलॉन में आपने कन्वर्ट किया होगा, r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस r, r3 इज रिप्लेस्ड बाय r3 माइनस r। तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, 1 1 1 टू 5 0 2 2 4 0 1 a माइनस 1 b माइनस 5 ऐसे। ठीक है, अभी भी रो एचलॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी आप करेंगे r3 इज रिप्लेस्ड बाय r3 माइनस r ऐसे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स फाइनली बचेगी दैट विल बी 5 0 2 2 4 0 0 2a माइनस 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 2b माइनस 10 2b माइनस 40। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लाने के लिए जो a की रैंक होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? a b के बराबर। ठीक है, तो a और a b की रैंक बराबर होनी चाहिए और ये लेस देन 3 आनी चाहिए, है ना? लेस देन 3 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर ये 2a माइनस 4 को आप 0 कर लो और 2b माइनस 4 को 0 कर लो तो अपना काम बन जाएगा। 2a माइनस 4 को आप 0 करिए, a इक्वल टू मिलेगा 2। 2b माइनस 14 को आप 0 करिए, b इक्वल टू आपको मिलेगा 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ, ये किसी ने किया? इसमें क्या बोल रहा है देखो, q1 q2 q3 qm आर n डायमेंशनल वेक्टर्स with n is less than n. The set of vectors is linearly dependent. Q is the matrix with q1 q2 q3 qn as the column the rank of q is. तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे मान लो q1 आपका है। ठीक है, q1 आपका क्या है? एक वेक्टर है, इसकी डायमेंशन कितनी है? n डायमेंशन। तो सपोज ये हो गया a1 a2 an, ऐसे q2 आपका एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसको आप कर लो ऐसा करो, ऐसे एक वेक्टर आपका qm, सारे के सारे n डायमेंशनल वेक्टर्स, मतलब उसमें n एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये पॉइंट आपको समझ आया? ठीक है, ये नंबरिंग हमने कुछ गलत किया क्या? 1 2 3 नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करें जो कल क्वेश्चन दिया था उसमें थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहुंचे। ठीक है, तो ये आपको q1 मिल गया, इतना सब कुछ मिल जाए, सारे के सारे आपके n क्रॉस 1 के मैट्रिसेस, n एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रखा है दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बोला है नया हम लोग क्यू का मैट्रिक्स बनाते हैं जहाँ पे ये वेक्टर्स एज अ कॉलम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स। इसमें बताओ कितने रोज और कितने कॉलम्स आ जाएंगे? n रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, n क्रॉस n। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, इसकी जो रैंक होगी विल इट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ n, n? बताओ, है ना? ठीक है, m और n में एक रिलेशन दे रखा है कि m जो है वो n से छोटा है, m जो आपका है वो n से छोटा है, तो ये लेस देन और इक्वल टू m आ गया। सोचो आराम से। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट इसमें रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स थे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, तो जैसे मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं, आंसर देखिए 1 2 से लेकर टोटल m वेक्टर्स है ना, और ये m वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका जो रैंक होगा, इसका जो भी रैंक होगा क्या वो कभी भी m के बराबर आ सकता है? बस इतना बताओ, m क्रॉस n कैसे हो जाएगा भाई? इसका साइज आप बोलो m क्रॉस n होना चाहिए। चलो
मैं क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर मान लो इसमें टोटल n कॉलम्स है ना, और आप बोलो कि भाई ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम इनको मिलाकर जो सेट बना रहे हैं, सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो क्या कभी भी इसकी रैंक m हो सकती है, एक्जेक्टली इक्वल टू m हो सकती है। अगर इसकी रैंक एक्जेक्टली इक्वल टू m होती इसका मतलब ये सारे के सारे m वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। अगर इसकी रैंक आप m मानते भाई, तो इसका मतलब तो यही था ना कि सारे के सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे जो इक्वालिटी आपको दिख रही थी, मेरे ख्याल से इक्वालिटी भी हटा देनी चाहिए उस स्टेटमेंट की मदद से। उस एक स्टेटमेंट में इक्वालिटी हटा दी, कितने लोगों को समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा होना चाहिए लेस देन m। अगर यहाँ पे ई ऑप्शन दिया होता, अगर यहाँ पे ई ऑप्शन दिया होता लेस देन m, तो ये हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होता है। बट अगर इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? हम ये बोल पा रहे हैं कि जो रैंक ऑफ क्यू आना चाहिए ना, इट शुड बी लेस देन m, और यहाँ पे आप बोलो कि भाई m की वैल्यू n से कम है, तो लॉजिकली आप मुझे बताइए, अगर कोई क्वांटिटी m से कम है तो n से तो अपने आप ही कम रहेगी। अगर कोई क्वांटिटी 3 से छोटी है तो 5 से तो अपने आप ही छोटी रहेगी ना। तो इस लॉजिक के तहत आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से टिक किया, बट इस क्वेश्चन का अगर कोई एग्जैक्ट आंसर पूछता तो आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन। स्ट्रिक्टली लेस देन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आगे सारी बातें समझ में? ठीक है, तो एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ उसका आपको सेंस समझना चाहिए और उसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर का ए जो आपका n क्रॉसिंग का रियल मैट्रिक्स है सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू y be an n डायमेंशनल वेक्टर इन द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax इक्वल टू y हैज, क्या करना चाहिए बताइए इस क्वेश्चन में? आइए देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला आपको। क्वेश्चन में ax इक्वल टू y बोला, साथ ही साथ बोला कि a स्क्वायर की वैल्यू i के बराबर, ये दिया क्वेश्चन। ठीक है, और हम यहाँ से अगर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपना बना लें a टू b, तो ये मिल जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स n क्रॉसिंग का n केवल सपोज मैं 3 मान लेता हूँ, y आपका एक n डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसका नाम रख देता हूँ y1 y2 y3। ठीक है, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि जो a स्क्वायर है इसकी वैल्यू i के बराबर है, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? पहली चीज तो क्वेश्चन में n क्रॉसिंग रियल मैट्रिक्स में ये एक एडिशनल डेटा दिया हुआ, उसके अलावा y एक डायमेंशनल वेक्टर है। सिर्फ इतनी जानकारी देकर आपसे जानना चाहता है कि जो ax इक्वल टू y सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनके क्या क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हैं। ठीक है, तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो a स्क्वायर इक्वल टू i दे रखा है, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? a स्क्वायर इक्वल टू i से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा? नहीं, देखो देखो ऐसा आप कर सकते हो, a स्क्वायर इक्वल टू i आपको दे रखा है, अगर मैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे, तो यहाँ से देखिए कि आपको a इज इक्वल टू a इनवर्स मिल जाए, बताओ। अगर आपका a इक्वल टू a इनवर्स यहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, व्हिच मींस a इनवर्स शुड एग्जिस्ट। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए तो रैंक ऑफ a कितनी होगी? 3। और क्या तरीका मैंने बताया था कि अगर रैंक ऑफ a नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया तो रैंक ऑफ a भी को भी 3 होने से आप नहीं रोक पाएंगे। तो बताया था मैं आपको कि अगर रैंक ऑफ a आपका नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया तो a भी 3 होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो इस सिस्टम के कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए? हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो आप a स्क्वायर इक्वल टू i तो ऐसे मैट्रिक्स को बुलाया था इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कल की क्लास में आपको बताऊंगा ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। जब आप a स्क्वायर करें और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, सो दिस मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आराम से सोच लो। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और इसमें ना इसी टाइप के क्वेश्चंस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सेम कंक्लूजन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन बोला रैंक ऑफ अ 5 क्रॉस 6 मैट्रिक्स इज 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहला, Q will have 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns, एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 4 है इसका मतलब उसमें 4 linearly independent rows है एज वेल एज 4 linearly independent columns। ठीक है, बाकी सेकंड वाला गलत है, C और D का तो कोई सेंस नहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a पॉलिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बताओ? विल हैव अ सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। विल हैव अ सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी ऐसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो जानना चाहते हैं कंसिस्टेंट है। जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा तो लिखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्ली शुड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन का मतलब ये मत समझो कि एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन देने के लिए बोलेगा तो यूनिक वर्ड वो यूज करेगा। यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी भी बराबर है ना। अब ये 3 के बराबर हो तो भी चलेगा और अगर 3 से कम हो तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएगा? 2 3 0 4 1 1 1 4 1 2 -1 8। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसको। ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं यहाँ पे। R2 is replaced by 2 minus R1 and R3 is replaced by, ठीक है, तो एलिमेंट्स बताइए क्या क्या देंगे इसमें? ये मिल जाएगा आपको 2 3 0 4, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 -2 2 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 1 -2 2 -2। ये तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी भी वेस्टॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इस बार आपको लगा देना चाहिए R3 इक्वल टू 2 R3 प्लस R2, तो ये आपको मिलेगा 2 3 0 4 0 -2 2 4 एंड ये आपका हो जाएगा 0 0 -2 4 -8, तो ये हो जाएगा आपका 4a -2 ऐसा। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, 8 2 3 फिर भी -1 सेकंड वाला
मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी बात कर रहे हैं, एक टू की बात कर रहे हो, ये माइनस 1 बात ठीक है, रेस्ट इज फाइन। देखिए 4 माइनस 4 है, कुछ और है टू है सिर्फ। अच्छा इस बार तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इस लिमिट 2 है, ठीक है, सीधा ऐड कर देना तो 2 बचेगा। इसमें देखो कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए जो रैंक ऑफ ए वो तो साफ साफ दिख रहा है 2 आ जाना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए भी अगर आपको 2 चाहिए तो ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, अगर 2 की जगह पे आपने 0 चूज कर लिया फिर ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 0। अगर ए की वैल्यू 0 चूज कर ले तो इस केस में इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समझ आए। अगर इसी क्वेश्चन में ए सॉल्यूशन की जगह यूनिक सॉल्यूशन लिखा होता फिर क्या आंसर होता, फिर आपका कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। फिर आप बी ऑप्शन टिक कर लेते, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताओ कितना आना चाहिए। इसमें लिखा है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन फॉर के, अब देखो इसमें यूनिक वर्ड यूज किया है क्वेश्चन, ठीक है। जब इसको यूनिक चाहिए होगा वो यूनिक वर्ड यूज करेगा, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें भी आपने सेम चीज किया होगा, 1 1 1 1 1 1 डॉट 3 1 2 3 डॉट 4 1 4 के डॉट 6, ठीक है। तो इसको रोज में कन्वर्ट करो तो ये आपका हो जाएगा ट्रिपल 1 डॉट 3 0 1 2 1 0 3 के माइनस 1 3 3 से मल्टीप्लाई करके आपने एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। अच्छा अभी तक का लीनियर अलजेब्रा आपको काफी आसान लगा, बहुत सिंपल है, बस आपको सिस्टमैटिकली पढ़ने की जरूरत है इंटरकनेक्ट करके 0 के माइनस 7 और 0 ऐसे। तो बोला था विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन 3। तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 7, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका इक्वल टू 7। हाँ लीनियर अलजेब्रा को लेकर जनरली थोड़ा सा फोबिया रहता है कि लगता है कि कभी देखा नहीं, कैलकुलस वगैरह तो कभी कभार थोड़ा बहुत देखा भी होता है एमएसटी में 11 12 में थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा को लेकर फोबिया होता है। बट मेरे ख्याल से इंटरकनेक्ट जो आपने किया होगा सारा टॉपिक तो अभी आसान लग रहा होगा। हाँ इसमें बताइए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है और पूछा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में उसने साफ साफ यूज किया, ठीक है। कहाँ पे रैंक 3 हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको नहीं चाहिए तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी हमेशा क्या होना चाहिए 3 से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, इसका आंसर बताओ 1 1 2 1 2 1। अगला है आपका 1 2 3 2, ये आपका 1 4 अल्फा 4 ऐसा दिया, ठीक है। पूछा ये यूनिक सॉल्यूशन लाना आपको तो क्या करना चाहिए, चलिए निकालिए यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए 1 1 2 0 1 1 1 0 3 अल्फा माइनस 2 3। अगली स्लाइड में 1 1 2 1 कर लो, 0 1 1 1 कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो 0 अल्फा माइनस 5 0। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था तो अल्फा की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन इसमें चाहिए तो रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए, ए बी के बराबर इक्वल टू 3। तो ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी होगी ये अल्फा माइनस 5 की होगी। अगर अल्फा की वैल्यू आप नॉट इक्वल टू 5 कर दो तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ए की रैंक 3 हो जाएगी और अगर ए की रैंक 3 हो गई तो ए बी की तो अपने आप 3 हो जाएगी। तो कौन से यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, एनी रियल नंबर अदर देन 5 की जगह कोई भी वैल्यू चूज कर लो, आपका रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी हमेशा 5 3 के बराबर है, मतलब एक यूनिक या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ x3 ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग। तो सॉल्यूशन से पूछ लिया, तो सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया होगा, इसमें रो एचेलॉन में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। 1 2 माइनस 2 4 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो रो एचेलॉन में कन्वर्ट कर ले इसको, ये हो गया 1 2 माइनस 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 0 माइनस 3 5 माइनस 10, ये मिल जाएगा आपको 0 3 माइनस 3 6, ठीक है। 1 2 माइनस 2 4 0 माइनस 3 5 माइनस 10 2 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो x1 x2 x3 2x3 इक्वल टू माइनस 4 x3 इक्वल टू माइनस 2। पूछा गया था क्वेश्चन सिर्फ x3 की वैल्यू पूछा था, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताओ द वैल्यू ऑफ q फॉर विच कैन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो वो कब होगा, जब रैंक ऑफ ए 2 से कम हो जाए, यानी कि जब मॉड की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी 2 क्यू की वैल्यू 18 के बराबर हो जाए तो क्यू की वैल्यू 9। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो रैंक 2 से कम होनी चाहिए, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब 2 की 18 होना चाहिए तो क्यू की वैल्यू 9 होनी चाहिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पूछा इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं 2 1। अच्छा देखो क्या हम अब ये भी नोट कर रहे हैं कि होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है अपने आप ही हमें पता चल रहा है, अपने आप को पता चल रहा है। आप पूछा इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप इसकी रैंक कैलकुलेट करो, रैंक से अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। चलो रैंक निकालते हैं। देखिए क्या कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो सकता था, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 0 1 माइनस 1, ठीक है। अगली लाइन में आपकी रैंक आ जाएगी 2 1 1 0 1 माइनस 1 0 0, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 2 लेस देन 3। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ना 5 सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो तीनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या तो तीनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी।
ऐसा कभी नहीं हो कि 5 अलग-अलग वैल्यूज आप निकाल दो जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सैटिस्फाई करें। समझ गए? ऐसा कभी नहीं हो। या तो फिर एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो फिर अगर तीनों ओवरलैप कर गए तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके? जैसे इस केस में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ऐसा। ठीक है? तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x2 - x3 = 0। एक इक्वेशन बनेगी x2 - x3 = 0 और एक बनेगा प्लस x3 = 0। ऐसे हुआ दो इक्वेशन, तीन अननोन, तो किसी को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। आपने इसको k मान लिया, x2 भी k हो गया और x1 की वैल्यू आ गई -k। तो इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है x1, x2, x3 का, कोई ही करे। ठीक है? ये तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब k की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आप अगर k की वैल्यू 0 लोगे तो 0,0,0 सैटिस्फाई करेगा, जो कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि एक सॉल्यूशन तो आना ही आना है, 0,0,0। करेक्ट? यस। अब आप k के अलग वैल्यू लेते हो तो अलग-अलग आपको सॉल्यूशन मिलते चलेंगे। हर एक वैल्यू ऑफ k के लिए ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? तो सिर्फ 5 वैल्यूज पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ओके? ठीक है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं तो जैसे मान लो कि कोई सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को आपने मैप कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है? और रो एचेलॉन में कन्वर्ट कर लिया भाई। तो ये आ गया 1 1 1 1 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ऐसे होगा रो एचेलॉन फॉर्म। ठीक है? हमने माना कि हमने उसके कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में डाला और रो एचेलॉन वगैरह में कन्वर्ट करके यहाँ तक आए। तो रैंक ऑफ ए कितनी लिखी आपको यहाँ से? 3। ठीक है? तो जैसे आपको रैंक ऑफ ए 3 लिखी, आप ये बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है। x1, x2, x3, 3x3 बराबर 0 है ना। x2 प्लस देखो यहाँ पे भी डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 तो अंडरस्टूड है ना, अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है? तो यहाँ से बताओ x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहाँ से बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। देखो जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या 0,0,0 है। और अगर आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लो तो ओरिजिन तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी कहीं नहीं रहेंगे, या तो फिर तीनों ओवरलैप हो जाएंगे, और जब ओवरलैप भी होंगे तो भी ओरिजिन से तो पास ही करेंगे। समझ गए ना? तो बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट करती है, या तो ये तीनों 0,0 पे क्या करेंगे? ओवरलैप। जाहिर सी बात है, अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप ले लो और आप ये गारंटी दे रहे हो बार-बार कि एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा 0,0,0 और आप ये भी बोलो कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो सॉल्यूशन है वो 0,0,0 हो गया। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूँ, ये पैरेलल लाइंस मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, पैरेलल नहीं, दीस आर ओवरलैपिंग लाइंस, मैं थोड़ा साइड में आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं और देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें ये और पास तो 0,0,0 से करेंगे। समझ गए ना कहने का मतलब? तो कभी-कभार ना ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एग्जामिनर कैसे आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा इसमें, ऐसे बोलेगा आपसे, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा, जैसे मैं आपको इक्वेशन करवाता हूँ, ये तो नॉन होमोजेनियस टॉपिक, होमोजेनियस का क्वेश्चन किया था, जैसे ये क्वेश्चन, है ना? तो इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है, देखो, द वैल्यू ऑफ q फॉर्मेट्स द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक तो ये हो गया, एक कैन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर ऐसे बोल सकता था, विल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस। समझिए स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अब आपको समझ आना चाहिए। तो ये बोलना चाहता है कि भाई 0,0,0 तो है ही है ना? बट इसको नॉन जीरो सॉल्यूशंस पे चाहिए। तो बेसिकली आप यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करिए, या तीनों लाइन से ओवरलैप हो जाए वो वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करिए। ठीक है? तो कभी-कभी एग्जामिनर ऐसा वर्ड यूज करता है। ओके? आई बात समझ में? क्योंकि 0,0,0 तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट उसने क्वेश्चन बोल दिया कि इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब 0,0,0 के अलावा एक भी अगर नॉन जीरो आया तो इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, गेट में तो कभी इस कीवर्ड का नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? ये कीवर्ड आज तक गेट वालों ने किसी भी ब्रांच में किसी क्वेश्चन में यूज नहीं किया। ठीक है? बट पूछा जा सकता है, वो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वर्ड यूज करते हैं, बट अगर नॉन जीरो वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है? चलो, तो ये बात भी समझ आ गई। कैन वी से इट नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशंस, मतलब होमोजेनियस के लिए 0,0 हमेशा यूनिक सॉल्यूशन का उल्टा बोलो। ऐसा बोलना चाहिए कि होमोजेनियस के लिए जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो 0,0,0। समझे? ऐसा बोलना चाहिए हमें कि जो भी यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा दैट विल ऑलवेज बी 0,0,0। ठीक है? क्योंकि जब नॉन यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा उसमें भी एक 0,0,0 तो रहेगा ही। समझ गए? बाकी उसमें और भी करने लगेंगे, जैसे भी आपको समझाया था। यहाँ पे केवल एग्जांपल सॉल्व किया, इसी क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे है ना? जैसे अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लोगे तो 0,0,0 भी हो जाएंगे, -1,1,1 भी हो जाएंगे, -2,2,2 भी हो जाएंगे, -3,3,3 भी हो जाएंगे और 0,0,0 भी रहेगा। ओके? बात समझ गए? तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा तो 0,0,0 और अगर नॉन यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करेगा तो 0,0,0 के साथ बहुत सारे नॉन जीरो सॉल्यूशन भी रहेंगे, क्योंकि फिर ओवरलैप हो जाएंगे तीनों लाइंस। तीनों लाइंस ओवरलैप होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे ये भी एक पॉइंट आएगा, ये भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ ये भी एक सॉल्यूशन है पॉसिबल, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। समझे? इतने सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है? बात समझ आ गई ना सब लोगों को? ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इस कीवर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो कीवर्ड मैंने अभी आपको बताया, अभी तक गेट पे नहीं पूछा इस कीवर्ड पे सवाल, बट पूछा जा सकता है। ओके? ठीक है? हाँ, नॉन जीरो सॉल्यूशन अगर बोल रहा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलो, हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। नंबर 12, ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन क्लास में किया था, हो गया था ये सभी का? लीनियर अलजेब्रा में देखो 99.99% ऑफ द टाइम्स बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है?
और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं वो फिर बहुत ही डिफिकल्ट बन जाते हैं। ठीक है, बस सही क्वेश्चन बन जाए ये इतना सोच के जाओ। ठीक है, जैसे 13 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर से 11 नंबर तो आपके कहीं नहीं है मैथ्स में। ठीक है, वैसे तो 13 ही आ जाते हैं मोस्टली, बट 11 नंबर हमारे कहीं नहीं है। अब सारे क्वेश्चन सही बनाने, बस ये एक गुजारिश हम लोग कर सकते हैं कि भाई गलत मत बनाओ सवाल। ये पूरे तो नहीं आ पाएंगे, जैसे इस बार एप्टीट्यूड का पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो कुछ पूरे पूरे सोच के मत जाओ। देखो सिंपल सा मैंने आपको फंडा बता रखा है कि जितने क्वेश्चन करके आओ सही करके आओ, बस अगर आप इस थॉट के साथ जाते हो तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, पूरे साल अच्छे से मेहनत करिए, जितने क्वेश्चन करके आइए सही करके आओ, बस जो नहीं आ रहा छोड़ देता हूँ। देखो अगर आपने पूरे साल भर मेहनत की है, ठीक है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि भाई जो सवाल मुझसे नहीं हो रहा है वो किसी से नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में लेके बैठना चाहिए। चलो ये हो गया। ठीक है, क्या पूछे, नो सॉल्यूशन को चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो क्या करें बताओ। रैंक ऑफ ए को कम कर लेते हैं, रैंक ऑफ ए को अगर 2 कर ले तो एल की वैल्यू 6 होनी चाहिए, और रैंक ऑफ ए बी को कर लेते हैं 3, तो एन की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 20। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि अगर आपने इसकी रैंक 3 कर दी, अगर आपने ए की रैंक 3 कर दी ना, तो ए बी की रैंक तो अपने आप ही 3 है, तो आपको अवॉइड करना है। रैंक ऑफ ए 2 करिए और ए बी को आप 3 करिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो यूट्यूब पे आज एक सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, आपका ब्रोशर आ गया ना, अब तो ये सब भी आप लोगों को पढ़ के बताना पड़ता है कि भाई इसमें क्या लिखा है। हर बार बताते हैं क्या क्या करना है ब्रोशर में, कौन सी फोटो लगानी है, क्या करना है। तभी कुछ लोगों का क्वेरी आता है कि सर गलती से मैंने अपने भाई की फोटो अपलोड कर दी, वो भी 5 साल का है, तो क्या उसको गेट देने का मौका मिल सकता है। मैंने तो हार मान ली है। ठीक है, उस पर लिखा रहेगा कि ब्लू पेन से करना है, 50 बार चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा यूट्यूब में। इंक जो भी होगी बताया जाएगा भाई इस कलर से करना, ये कोई ग्रीन कलर से साइन करके भेजे, ग्रीन से मैंने कर दिया। जी भी आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पूछा गया ये दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स आपस में कैसे, है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऑर्थोगोनैलिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपको मैं वैसे तो आज की क्लास में होने वाला था, बट आज की क्लास में कुछ अपने ग्लिचेस आ गए, तो हाँ, आज आपका 11:30 पे सेशन है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ब्रोशर में क्या क्या अपडेट हो, उसी के अबाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए मैं बताऊंगा आपको, है ना, जैसे अभी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल कब होते हैं, ये कल की क्लास में पहले टॉपिक है। ठीक है, पहले तो यही सीखेंगे, फिर आगे वाली फंक्शन पे चलेंगे। तो मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बता देता हूँ। जैसे कभी दो वेक्टर्स के बारे में पूछा जाए कि दो वेक्टर्स आपके ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने दो वेक्टर्स लिए ए और बी, ठीक है, और आपसे पूछा कि क्या ये ऑर्थोगोनल है। कल हम लोग दो वेक्टर्स का, तीन वेक्टर्स का, एन वेक्टर्स का भी देखेंगे। तीसरी बना दिया, क्या करोगे यार, देश भी तो चलना चाहिए, जीएसटी दो, इनकम टैक्स दो, फॉर्म पे फीस दो, हर चीज़ दो। देखिए ये होना चाहिए ए बी ट्रांसपोज, मतलब ए के मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स। ठीक है, इनका ट्रांसपोज, इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए जीरो आना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप सेम वेक्टर चूज कर रहे हो तो इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये होती है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स की आप बात करते हो, तो सॉरी दो मैट्रिक्स की आप बात करते हो, तो दो मैट्रिक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो आना चाहिए। इसी बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या आपका होता है, हो सकता है एक बार 65 क्वेश्चन आप इस वाला ट्रांसपोज सही बनाने का वो कसम खा लिया हो, तो तीसरा पेपर में जायज़ भी, अगर सोचा हो कि भाई सारे क्वेश्चन सही बनेंगे, दो तीन बार क्रॉस चेक करेंगे, प्रिंटिंग वगैरह के टाइम पे भी देखेंगे, हो सकता है वैसे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई। देखो अगर इसकी वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो गई, नॉन जीरो तो है बट ये 1 भी हो गई, तो इसको ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब भी आप मैट्रिसेस की बात करते हो, तो मैट्रिसेस का जो इनर प्रोडक्ट होता है इट इज ए बी ट्रांसपोज। ओके, ए बी ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि दो डिफरेंट मैट्रिसेस का इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, सेम का नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर वही नॉन जीरो वैल्यू 1 हो गई तो ऑर्थोगोनल को ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा। इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए क्या ए की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी और ए स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ये देखो ओमेगा दे रखा है ना। ठीक है, तो जो आप ए बी ट्रांसपोज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये है आपका ए बी ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू मिलेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 है ना। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल का अंदाजा कैसे लेना, उसके लिए आप ए बी ट्रांसपोज एक बार करके चेक करें। तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से 3 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑर्थो। ठीक है, ओमेगा आपको बताया ना, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू होती है -1/2 प्लस j रूट 3/2। बताया ना, -1/2 प्लस j रूट 3/2 का बोलता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये बताओ हो गया क्या सभी से, इसका क्या आंसर आ जाएगा। बी, अरे अलग अलग आ रहा है सब। चलो देख लेते हैं किसकी कोलिनियर, क्या कोलिनियरिटी चेक करना चाहते हैं। एक बार क्वेश्चन में रिफ्रेम करिए, 1 to 1 डॉट वेक्टर्स को कोलिनियर, किसको कोलिनियर करना चाहते हैं। तीन वेक्टर्स कभी कोलिनियर नहीं होते। ठीक है, तीन वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या कंडीशन है। क्या लास्ट क्वेश्चन, क्या ऑप्शन में क्या दिया ऑप्शन में। अच्छा ये डी आपसे पूछा है, मैं बताता हूँ कोलिनियर कोप्लेनर क्या होता है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन करें। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 0 -3 0 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन 2 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सी हो गया, डी कैसे आप बता रहे हैं। ठीक है, देखो कोलिनियर और कोप्लेनर में क्या फर्क होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग बोला था टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर इसका मतलब होता है ये जो दो वेक्टर्स हैं
वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर हमेशा दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। सिमिलरली दो से ज्यादा वेक्टर्स की अगर आप बात करते हो, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, ऐसा बोला है, 3 वेक्टर्स आपको दिए और बोला गया कोप्लेनर, तो आप इसमें बोलोगे 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तभी तो आप तीनों को एक प्लेन में बना पाओगे। ट्रायंगल ऑफ एडिशन याद करो, ये एंड दिस। तो अगर आप इनको एक प्लेन में बनाना चाहते हो तो भाई वो तभी तो बना पाओगे जब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, तभी तो ये एक प्लेन में बनेगा। तो उसी को रेंडलाइज कर दो, लैम्डा 1 ए, लैम्डा 2 बी, लैम्डा 3 सी शुड बी इक्वल टू 0 वेयर ऑल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर नॉट साइमल्टेनियसली लीनियरली डिपेंडेंट करा दिया आपने। पॉइंट समझा? ठीक, तो जब दो से ज्यादा वेक्टर्स की बात करने लगते हैं तो वो कोलिनियर बेसिकली कोप्लेनर हो जाता है। ओके, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, भाई आपसे पूछा गया था कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या आपस में कोलिनियर है नहीं, तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए था, इनको उठा के मैट्रिक्स में डाल देते और रैंक निकाल देते, 1 1 1 को हटा देते और ये क्या था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करते रो एचेलॉन फॉर्म में, तो ये मिलता 1 1, या आपको मिल जाता 0 ओमेगा माइनस 1 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ऐसे होता। अब और आपको कन्वर्ट करना है रो एचेलॉन फॉर्म में, तो देखिए इस वाले एलिमेंट को आप 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 1 0 ओमेगा माइनस 1 ऊपर ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते मिल जाता 0 0। समझा? ओमेगा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो सेकंड रो में, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे जो आपका रैंक है कितना रैंक आ गया। तो अगर रैंक 2 आया तो ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो कभी कोलिनियर हो सकते हैं नहीं। ठीक है, समझ आ गया? ये है लॉजिक। जैसे कभी आपको कोलिनियर वर्ड भी बोलते हैं, तो कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट, तभी वो एक प्लेन में आते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स यहाँ पे बोले तो दोनों सेम लाइन में आ जाए, कोलिनियर हो जाए। हाँ, इक्वल टू के भी कर सकते हैं, बट अपने पास एक जनरल प्रोसेस होना चाहिए। मान लो कहीं पे 4 वेक्टर दे देता है, सबको उठाते हैं मैट्रिक्स में डालते हैं, रैंक निकाल देते हैं, रैंक जितनी आती है पता चल जाता है कि हर एक वेक्टर एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इक्वल टू कर सकते हो, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि लीनियर डिपेंडेंसी के बीच में एक्सिस्ट नहीं करता। ठीक है, हाँ ये तरीका आप हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें क्या बोल रहा था, नो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है नो सॉल्यूशन, मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, इसका ये मतलब कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर नहीं। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन नंबर 15। इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर एक ऑप्शन इसमें ऐसा दे दे तो ये सही ऑप्शन एब्सोल्युटली। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ये बताऊंगा क्या होता है, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब क्या होता है, इसका हमें फील तो नहीं है कि क्या होता है, बट चलो ये तो पता है कि इसका मतलब होता है नलिटी की कैलकुलेशन। तो ये बताऊंगा लास्ट क्लास में लोग ये डायमेंशन ऑफ नल स्पेस वगैरह, जीरो तो रहेगा सॉल्यूशन, जीरो तो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। समझ गए? ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो भी आएगा, नॉन जीरो भी रहेगा, है ना? जैसे अगर डी ऑप्शन और ई ऑप्शन दोनों रहता है तो ई ऑप्शन में क्या है, ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि ओनली नॉन जीरो सॉल्यूशन, बस ये बोला कि डज इट हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। अगर ओनली वर्ड लिखा तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक है, ओके, तो चलिए इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं नलिटी। तो मैं पहले रोज वगैरह को एक्सचेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साफ साफ दिखता है कि इसकी नलिटी आ जानी चाहिए, रैंक इसकी 2 आ जाएगी, नलिटी आ जाएगी 0 -1 -1 0 1। ठीक है, रैंक आ गई 2 तो नलिटी आ जाएगी 1। ठीक है, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 17, दो इक्वेशन 3 अननोन। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गया, ये तो खत्म, बाकी फिर रोज में कन्वर्ट करके बता देते हैं। आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि वो पूरा 2.5 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, एक्चुअली तो आज वही करने वाले थे हम लोग, 0। ठीक है, आज तो वही करने वाले थे क्लास में, बट चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, v2 - 5 d। ठीक है, ओके। चलिए, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखो तो रैंक ऑफ ए तो आपकी हमेशा क्या है, देखो ये तो हमेशा 2 रहेगी, तो रैंक ऑफ ए अगर 2 हो गई तो रैंक ऑफ ए भी हमेशा 2 रहेगी। आप जो मर्जी चाहे b1 और b2 की वैल्यू चूज कर लें, है ना, जो मर्जी चाहे यहाँ से b1 b2 की वैल्यू चूज कर लें, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी हमेशा 2 रहेगी। तो क्या ये हमेशा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यस लेस देन 3। तो अगर हमेशा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो पहली चीज तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि एनी गिवन वैल्यू ऑफ b1 b2 के लिए इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, b1 b2 पे कोई डिपेंडेंसी है। सवाल नंबर 18, मैट्रिक्स फॉर्म है, ये तो आपकी तरीके होगा, एनीवन मैट्रिक्स फॉर्म में बस इक्वेशन लिखो ना, देखो ऐसा आप लोग वहाँ पे करते हो ना, क्या कहते हैं स्टेट स्पेस में, तो बेसिकली आप क्या करो, ऐसा करो, इस इक्वेशन को आप लिख लो x डॉट t इज इक्वल टू 3x - 5y, और दूसरे को लिख लो y डॉट, इसको x डॉट या y डॉट लिख लो 4x + 8y, और मैट्रिक्स के देंगे x डॉट y डॉट 3 - 5 4 8, और ये आपका हो जाएगा x। देखो लास्ट है, तो ये ऑप्शन आपका बेस्ट हो गया, सिंपल क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में नहीं, फ्री वेरिएबल से तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपको टेबल बताएगा कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सब सोचने की जरूरत ही है, आप इसको सॉल्व करो ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपने सॉल्व किया, यहाँ पे रैंक ऑफ ए 2 आ गया, अगर रैंक ऑफ ए 2 मतलब नंबर ऑफ रोज के बराबर, रैंक ऑफ ए भी 2 आ गया, इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, बात खत्म। इतना सब कुछ लॉजिक चलाने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लो एक बार, दैट इज फाइन, बट बेसिक से क्वेश्चन आपको मोस्टली क्रैक हो जाएंगे। 19,
बताओ क्या आंसर है इसका? रैंक इसकी कितनी बन रही है? ये नहीं था क्वेश्चन, चलो कर लो सॉल्व। पता नहीं कल तो कुछ इंपोर्ट करते टाइम पे इसकी रैंक आ गई 2, इसकी रैंक तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें को 3 वेक्टर्स आपको दे दिए है ना, और आपसे पूछा था क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। तो पहली चीज तो ये गलत हो गया, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना था 1, इन तीनों का मॉड 1 है पहली चीज। ठीक है, अब उसका क्या बोल रहा है, दीस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वेक्टर्स का म्यूचुअल परपेंडिकुलरनेस देखना है तो आप सिंपली क्या देख सकते हो, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, जो कि नहीं, ये भी गलत हो गया है ना। वेक्टर्स में भी वही सेम चीज होता है, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आना चाहिए 0, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नॉन 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिख लेता वेक्टर ए, इसको मैं लिख देता वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी। ठीक है, तो ए डॉट बी 0 होना चाहिए, ए डॉट सी 0 होना चाहिए, सी डॉट डी 0 होना चाहिए। चलिए ये तो ठीक है, ये बताइए कैसे जज करें, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या करें? तो एक एक वेक्टर को उठाओ और एक मैट्रिक्स बना दो। ठीक है ना, रिलेट कर पाना, ये सब चीजें जनरली बहुत डिफिकल्ट लगती है लोगों को कि पता नहीं लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि सब अलग अलग पढ़ते हो, रैंक अलग पढ़ रहे हो, कुछ और अलग पढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं मॉडल लगा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो इसमें मैंने डिटरमिनेंट को कभी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया कि आपको डिटरमिनेंट से क्वेश्चन करने चाहिए। 5 6 4, ठीक है, मैंने इसको x1 x2 x3 मान लिया, करेक्ट। आप वेक्टर उठाएं, देखो असल में क्या होगा, आप ये वेक्टर उठाओगे, वेक्टर से टपल बनाओगे, टपल से फिर क्या करेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 3 कॉलम मैट्रिक्स आप बना लो, 3 कॉलम मैट्रिक्स बनाने के बाद रैंक निकाल के बता दो। चलो बताओ रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है पक्का? ठीक, अगर रैंक 2 आ रही है इसका मतलब इन 3 वेक्टर्स का जो सेट बनेगा दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट, है ना। इसमें 2 वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक भी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो सेट को आप बोल सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, विच ऑप्शन? ये भी नहीं था, ये इसके बाद वाले ये था, तो ये नहीं था तो कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर बता। इसका आंसर बता दो क्या है। तीन आ जाएगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, ये भी 3 आ रहा है, चेक करो, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है इस क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से वही चीज करोगे आप लोग, इक्वेशन को काउंट करो, इक्वेशन को नहीं काउंट करना भाई, इक्वेशन कितने भी दे रहा है, हमेशा रैंक ऑफ ए इक्वल टू जो n होता है, n में हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करना चाहिए। जैसे बता रहा हूं आपको, तभी आपको बता रहा हूं नो सॉल्यूशन। इक्वल टू 3 का मतलब इक्वल टू n हो गया ना, आपको लेस देन 4 कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये तो अभी भी हो गया क्वेश्चन 23, हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है आपका 23 24 ना, इसका बताओ, बोला नो सॉल्यूशन एक्सिस्ट करना चाहिए, व्हाट वैल्यूज ऑफ p द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। चलो देखो 2 3 5 3 p 10, रो एचलॉन में कन्वर्ट करिए इसको, दिस बिकम्स 2 3 5, दिस बिकम्स 0 एंड 2p minus 9 एंड 5। ओके ठीक, नो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये हो गया आपका a, रैंक ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ a, फॉर दैट 2p minus 9 हैज टू बी 0, व्हिच मींस p हैज टू बी 4 पॉइंट, ठीक है 25। इसका आंसर ठीक है, यहां से आपको कितने मिले, 2 मिले, आ रहा है सभी का। ठीक है, ये तो हो जाएगा, इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ab लेस देन 3। अगेन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा फॉर व्हिच द सिस्टम हैज अच्छा इसमें नहीं होगा नॉन जीरो, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेटिवली क्या पूछा सकता था, इसमें नॉन जीरो नहीं है क्योंकि ये होमोजेनियस नहीं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली देखो क्या पूछा सकता था इस क्वेश्चन में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ऑफ, नॉन ट्रिवियल तो पूछा जा सकता है, ये भी पूछा सकता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी कभी गेट में पूछा नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स स्टेटमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली दे सकते हैं। मतलब जब आपने एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया तो उसमें मिनिमम एक्स वाई जेड में से किसी भी एक मिनिमम एक्स में वाई में या जेड में एक वेरिएबल आपका फ्री हो गया। मैक्सिमम कितने फ्री हो सकते थे, तो समझे ना, तो मैक्सिमम 2 फ्री हो सकते थे, मिनिमम आपका कितना फ्री हो सकता था, 1। अगर इसकी रैंक 1 आ जाती बाय द वे, है ना, तो इसका मतलब फिर आपको 2 फ्री वेरिएबल्स के साथ ट्रीट करना पड़ता। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन बोला गया कि एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है एंड इट हैज p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन में क्या एक्चुअली पूछा जा रहा है हमसे, हमसे बोला जा रहा है कि सपोज हमारे पास एक ये था ax इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 वेरिएबल का केस था, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मान लेते हैं n इक्वल टू 3 और रैंक इसकी r देखिए। तो मैं आपको 3 क्रॉस 3 के एग्जांपल से समझाता हूं तो शायद ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये 3 क्रॉस 3 अभी मैंने आपको समझा दिया है, a b c 0 d e 0 0 ऐसा किया, x1 x2 x3 इक्वल टू 0।
तो आप यहाँ पे बताइए इस केस में जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हैं? 0 फ्री वेरिएबल्स। अगर इसमें 0 फ्री वेरिएबल्स हैं इसका मतलब हो गया कि इट हैज़ ऑल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कोई किसी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि x1 की वैल्यू अगर 2 है तो x2 की वैल्यू उसकी डबल होनी चाहिए। तीनों अलग-अलग, तीनों अपनी अलग कैलकुलेशन का है। x1 अलग है, x2 अलग है, x3 अलग है। ठीक है? तो इसी में दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो, ये वाला a b c 0 e f 0 0 0 ऐसा सपोज मैंने कंसीडर किया। बताओ कितने फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे? तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 1 फ्री वेरिएबल, एक वेरिएबल फ्री हुआ। ठीक है? तो दो आपके क्या आ जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आप बोल सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था और दो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिले मुझे। एक तो इंडिपेंडेंट था, फ्री था, मान लिया उसको कुछ भी, और बाकी दोनों इस पे डिपेंड कर गए। ठीक है? ओके। तो अगर आपका ए जो है, अगर आपका जो ए होता है ये ax इक्वल टू 0 में अगर आपका ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो रैंक ऑफ ए होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये अलग है, ठीक है, वेक्टर से इसको रिलेट मत करना। और नलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये एक अलग कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। जब भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को आप ट्रीट करते हो और वहाँ पे ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है तो जब भी आप उसकी रैंक कैलकुलेट करोगे उस रैंक का जो नंबर है जैसे मतलब 2 आपका आ गया रैंक, तो इसका मतलब जब आप x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसमें से दो वेरिएबल्स या दो सॉल्यूशंस डिपेंडेंट हो और एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट हो, जिसको आप कुछ भी मानना k या फिर c, बाकी दोनों उस पर डिपेंड करते हैं। तो बेहतर तरीका बोलने का ये होता है कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में अगर आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने नलिटी कैलकुलेट कर ली तो नलिटी जनरली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे नलिटी कितनी थी? 0। तो यहाँ पे नलिटी आपकी 0 है, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया मैंने? एक फ्री वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है? नहीं, नलिटी मींस डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा? नहीं, देखो कि मैंने क्या इनकंसिस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है, एक वेरिएबल आपका फ्री होगा एंड दैट विल योर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। नहीं, ठीक है, उल्टा नहीं है। जो आप पहले दे दो देखो तब तो रिपीट करेंगे। इनकंसिस्टेंसी तो देखो कहाँ पे आ रही है। देखो ये तो ठीक है, ठीक है, इसमें तो आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, और दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। एक वेरिएबल फ्री आप कर देना, जैसे मान लो आपने सी माना, बाकी दोनों सी के टर्म्स में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या स्टेटमेंट इसमें मुझे मॉडिफाई करना चाहिए। यहाँ पे एक भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा, तीनों आपके सॉल्यूशंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएंगे। अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है मैं समझ गया कहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ। देखो यहाँ पे जैसे आपने लिखा 0 फ्री वेरिएबल्स, अगर हम लोगों ने एक भी फ्री वेरिएबल यहाँ पे चूज नहीं किया, जैसे कि आपने x3 की वैल्यू कुछ कैलकुलेट की, उठाई x3 की वैल्यू सपोज 4 है ना, तो जब यहाँ पे आप इक्वेशन बनाओगे तो ये इक्वेशन dx2 + ex3 बनेगी। तो अगर x3 की वैल्यू 4 होगी तभी तो x2 की वैल्यू आप कुछ निकालोगे। तो इसमें जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। समझ गए ना? ये बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर x3 यहाँ से 4 है तो सेकंड वाली इक्वेशन में आप x3 की वैल्यू पुट कर रहे हो, थोड़ी x3 कुछ भी आप ले लो, तो यहाँ से जो x2 आ रहा है उस x2 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो। बात समझ आ गई है ना? और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, अगर आप खुद से नोटिस करो तो क्या x3 की वैल्यू कुछ भी मान ले क्या आपकी तरफ से? बताइए। नहीं, आप कुछ भी नहीं मान लो उसके ऊपर, x3 की वैल्यू प्रॉपर कुछ कैलकुलेट हो क्या है। हाँ, x3 की वैल्यू जो भी आ रही है मान लो 0 आ रही है x3 की वैल्यू, तभी तो आप x2 की वैल्यू 0 लिख पा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ x3 की वैल्यू 0 आ रही है, पॉइंट क्लियर है, बट x3 की वैल्यू 0 आ रही है तभी तो आप इस इक्वेशन से x2 को 0 लिख पा रहे हो, x2 की वैल्यू 0 आ रही है तभी तो इस इक्वेशन से आप x1 को 0 लिख पा रहे हो। ठीक है, तो अभी तो कॉमन सेंस से अगर हम लोग सोचें तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि अगर हमने कोई इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है, a = 0, यहाँ पे a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, करेक्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स की बाय द वे नलिटी हमें मिले 1, इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्री वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल फ्री हो गया और बाकी दोनों को डिपेंडेंट करा दिया, फ्री वाले को आप कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई x3 को आपको 0 लेना, वहाँ पे आप x3 को k ले लो, जैसे इस केस में हमारे पास ये मजबूरी थोड़ी है हमें इसको 0 लेना, हम k ले लेंगे इसको x3 को, बाकी x2 डिपेंडेंट कर जाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपने नलिटी कैलकुलेट कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में ए स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, तो एक की जो नलिटी होगी वो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आपके फ्री, जितने वेरिएबल्स फ्री होंगे उतने सॉल्यूशंस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को आंसर करो। अब समझ आ गया ना लॉजिक क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ठीक है, तो इसकी रैंक आपको देखी थी r, इसमें n रोज होंगी, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कितने इंडिपेंडेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मतलब क्या आपसे इनडायरेक्टली नलिटी निकालने के लिए बोला था, n - r। ठीक है, दोबारा से रिपीट करना है, क्या रिपीट करना दोबारा पूरा? चलो दोबारा मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो बताओ ये आपको समझ आया ये वाला केस, मैंने लिया a = 0, ये आपका था स्क्वायर, इसको मैंने रोज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसकी रैंक बताइए, नेगेटिव बताइए 0।
ठीक है। चलो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या f की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, जो कि फिक्स है, फ्री तो नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो x2 आपको 0 मिलेगा, x1 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ एक भी फ्री वेरिएबल नहीं। अगर एक भी वेरिएबल फ्री नहीं मतलब x1 x2 x3 को आप अपनी मर्जी से कुछ चूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तीनों सॉल्यूशन जो है वो डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। x3 0 था, इस वजह से x2 0 हुआ, इस वजह से x1 0 हुआ, ठीक है। अब इस केस में देखो, मान लो कि मैं एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, ax 0 इस टाइप करेंगे, इसकी रैंक आपको 2 दिखेगी, नेगेटिव 1 दिखेगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल आपको चूज करना पड़ जाएगा? यस, एक कोई भी फ्री चूज कर लो, जो फ्री वेरिएबल आप चूज करोगे, जैसे मान लो आपने x3 को k मान लिया, तो ये x3 इक्वल टू k आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, कुछ भी ले सकते हो इसको, जो आपका मन हो। अब अगर इसको आपने k लिया तो क्या x1 और x2 इस k पे डिपेंड करेंगे, तो वो आपके क्या होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस में अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नलिटी ऑफ a आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, तो यही सेम स्टेटमेंट अभी हम लोग आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन में भी लिखेंगे कल की क्लास में। चलो ये अगला क्वेश्चन 27, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। अरे यार इतनी देर से समझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, देखिए मैं समझ गया आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, वो मैंने भी मना भी किया था, शायद उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और चला गया होगा, तो वो वापस सुना नहीं होगा स्टेटमेंट a3 b3 c3, ठीक है। ये रखा है एक, ये a कहाँ से आया, ax इक्वल टू b से, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो रैंक ऑफ a है ना वो 3 है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा रैंक ऑफ a इक्वल टू 3। देखो अगर मैं इसको मान लूँ x1 का वेक्टर, इसको x2, इसको x3, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो x1 x2 x3 है दे आर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। आपने क्या किया, वेक्टर उठाए और वेक्टर को डाल दिया मैट्रिक्स में, रैंक निकाला। रैंक आपको बताता है हमेशा कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स की चर्चा हो रही है, ठीक बात है, ठीक है। अब आप बोलो साथ के साथ ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो ax इक्वल टू 0, ये आ गया a x y z, जब आप इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए जब आप इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हो तो अब आप मुझे बताइए, जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आप x y z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, a के साथ क्या लिखा हुआ है वो तो हो चुका है डिसीजन, वो बिल्कुल अलग की चीज है कि आप ये बोलो कि a1 a2 a3 का वेक्टर, b1 b2 b3 का वेक्टर और c1 c2 c3 का वेक्टर, ये वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो गलत डिस्कशन। अब आप क्या करो, इसी a वाले मैट्रिक्स को x y z से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करो या फिर इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे आप बोलो इसकी रैंक 3 है, तो रैंक 3 होने का मतलब क्या है, ये जो x दिख रहा है y दिख रहा है z दिख रहा है, ये x y z विल बी डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सॉल्यूशंस आपस में डिपेंडेंट होंगे, z की वैल्यू से y आएगा, y से z आएगा और y z मिला के x आएगा, क्लियर होगी बात। दोनों अलग की चीज़ है। जैसे मान लो आपको मैं 4 वेक्टर दे दूँ और पूछूँ कि बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो आप उनको मैट्रिक्स में डालोगे, रैंक निकालोगे, जितनी रैंक आ जाएगी वो बता देगा कि भाई ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है। फिर अब आप एक अलग डिस्कशन आज करो, अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गया, वहाँ पे एक एक कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, रैंक से अभी भी आप इस x1 x2 x3 के बारे में कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम इसमें कमेंट किस पे करना चाह रहे हैं, ये जो x1 x2 x3 लिखा है या फिर जो आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करो xyz आप कमेंट करना चाह रहे हो, तो हमेशा जब आप xyz पे कमेंट करोगे तो आप ये बोल सकते हो रैंक इसकी 3 आ गई, मतलब xyz की वैल्यूज फिक्स आएंगी, अगर इनकी वैल्यू फिक्स आएंगी इसका मतलब है कि हम कोई फ्री वेरिएबल चूज नहीं कर सकते, तो तीनों सॉल्यूशंस डिपेंडेंट होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है। जब आप सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उस केस में आपका रैंक बताता है कि xyz की वैल्यू कैसे आप बता सकते हो, ठीक है। इसका आंसर बताओ, हो गया सभी से, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट 0 करना, p q r, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ये लगा दोगे, ये तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, p प्लस q प्लस r, ठीक है, इक्वल टू 0, ये बाहर ले लो। इसके अलावा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। कंसिस्टेंट बोल रहा है, कंसिस्टेंट बोलने का मतलब रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ab शुड बी लेस देन बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, इनफाइनाइट एलिमेंट, ठीक है। ये कर लिया होगा आप लोगों ने 29, इसका बताओ। साइमल्टेनियस आपको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, वैल्यू ऑफ x3 आपसे पूछ रहा है, ये तो पूरा ऊपर नीचे कर रखा है इसने, पहले तो इसको थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सही से इसको लिखते हैं ताकि रोज में एटलीस्ट कन्वर्ट तो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 255 210 लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब डबल जीरो वाले को यहाँ लिखते हैं, नहीं इसको भी लिखते हैं 23215 215 इसमें यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर डबल जीरो वाले को लिखते हैं 00253, अब उसके बाद 000 4 13 000 4 5 4 5, ठीक है। अभी रोज में तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 255 210, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 -2 -3 -1 5, ये तो कितना 00253, ये था 004 13, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 0 0 -8, ठीक है। ओके, अच्छा ये करने की जरूरत है, डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है, चलो देख लेना, अगर डायरेक्ट हो जा रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था x3, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए, चाहे इसको चेंज करने से इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी हमेशा साथ में कांस्टेंट को भी मिल जाएगा, पूरी इक्वेशन भी दे रखी है, कांस्टेंट को भी कर लेते हैं, कांस्टेंट को भी कर लेते हैं, 255 210 ऊपर लेके गए तो 160, हाँ 232 वाले को लेके गए थे तो 81, डबल जीरो वाले के सामने 61, 000 413 46 30, ठीक है। इतना ठीक है, चेक करिए, जो भी मैंने शफलिंग की ना उसके हिसाब से मैंने ये एलिमेंट्स भी फिक्स कर लिए, ठीक है। देखो ना सबसे ऊपर हम इसको लेके गए थे तो 161, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको लेके गए थे सामने 81, सेकंड रो में -5 हुआ, कहाँ पे इसकी बात करो, यहाँ पे सेकंड रो में -5 आ जाएगा, इसको भी चलो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आप कर रहे थे,
ठीक है, तो ये हो गया आपका 161, ये आपको हो जाएगा माइनस का 80, ये तो 61 है, ये तो 46 है, ये माइनस का 60, ठीक है। तो अब सारे आपके एक्सप्रेशन यहाँ से निकलेंगे, माइनस 8x5 इक्वल टू माइनस 16, x5 कितना मिला 2, देन 4x4 प्लस 13x5 इक्वल टू 46, 26 20 x4 आ जाएगा 5, फिर यहाँ से 2x3 5x4 3x5 इक्वल टू 60 1, x3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट ठीक है, इजी क्वेश्चन। बाकी हाँ, इसमें सारे सॉल्यूशंस आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि नलिटी आपकी कितनी आ रही है 0। चलो इसका आंसर बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो आपकी पैरेलल लाइन थी, तो 0 सॉल्यूशन आ जाएगा। पैरेलल लाइन थी, y - 3x = 3 और y - 3x = 5। चाहो तो चेक करें रैंक वगैरह निकाल के भी, ठीक है। -3 1 -3 1 3 5, ठीक है। तो आप देख रहे होगे रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, करेक्ट। तो 0 सॉल्यूशन आ जाएगा, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बताइए, हाँ, n लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन कम वेरिएबल ज्यादा, ऑल सच सिस्टम्स हैज सॉल्यूशंस, पहला तो गलत हो गया, n ग्रेटर देन नन ऑफ द सिस्टम हैज सॉल्यूशन, ये भी गलत हो गया। तीसरा ठीक, ओनली 3, ठीक है। स्टेटमेंट भी आपको क्लास में करवाया है, ठीक है। कितने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले पढ़ लो, नहीं बना मैं बताता हूँ क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लो क्वेश्चन में समझा। C1 C2 Cn not all 0 such that Ci AI equal to 0 where AI are column vectors in R power n, इसका मतलब होता है n डायमेंशन का स्पेस, जैसे R क्यूब लिख दिया तो 3 डायमेंशन स्पेस, n डायमेंशन स्पेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे a रखा है, b की वैल्यू a के बराबर सेट ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ लेना, डन करना, ठीक है। तो समझ में तो नहीं आया आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी पढ़ लो, तो मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है, पढ़ लिया आपने, ठीक। एक एक करके इसकी लाइन पढ़ते हैं, जो बोला वो करते हुए चलते हैं, ठीक है। जो बोला अगर वो करते हुए चलेंगे देखना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हमें पता भी चलेगा। पहली लाइन पढ़ते हैं, C1 C2 Cn स्केलर्स नॉट ऑल 0 सच दैट Ci AI equal to 0, जहाँ पे AI आपके कॉलम वेक्टर्स, तो क्या AI आपके वेक्टर्स हो गए। आइए देखिए, मैं मान लेता हूँ कि जो आपका A1 है, ठीक है, इट इज क्या मान लें, ABC मान लें। समझाने के लिए मैं 3 डायमेंशन में आपको समझा, A2 का मतलब DEF है, A3 का मतलब GHI, ऐसा नहीं मान लिया, ठीक है। इस बात से तो आप अग्री करें कि ये कॉलम वेक्टर्स हैं, तो ऐसे होंगे कॉलम वेक्टर्स n डायमेंशन स्पेस में, n डायमेंशन के मैं 3 डायमेंशन का लेके क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे Ci AI करेंगे तो इक्वल टू 0 मिलेगा, व्हिच मींस आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 इक्वल टू 0 है, ऑन द कंडीशन कि C1 C2 C3 आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। इसका मतलब क्या, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जो A1 A2 A3 का जो सेट बन रहा है ये है सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। चलो इतना कंक्लूजन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। इतना कंक्लूजन हमने निकाल लिया, इतने कंक्लूजन में कोई दिक्कत है तो बताइए। परफेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रखा है कंसीडर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इक्वल टू b, ठीक है, वेयर A इज, अभी जो A वाली मैट्रिक्स बन रही है ये AI से लेके AN वाले वेक्टर से बन रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं Ax इक्वल टू b टाइप का जो भी दिया है, इसमें जो A वाली मैट्रिक्स है वो आपकी है A B C D E F G H I, ठीक है। इतनी बात भी आपको समझ आ गई, इनको नहीं समझे वो दोबारा से पढ़ो। देखो, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, कंसीडर करो जिसमें A वाली मैट्रिक्स है, इनके जो कॉलम्स हैं दे आर नथिंग बट द कॉलम वेक्टर्स ऑफ दिस A, देखो AI से लेके AN, ठीक है। ओके, और जो ये B आई है, ये जो B यहाँ पे बनेगा डॉट करके, ये आपके हैं A प्लस D प्लस G B प्लस E प्लस H C प्लस F प्लस I, ये कहीं जाके आपकी बनी H2B वाली मैट्रिक्स। पढ़ लो, सोचो समझो। देखो क्वेश्चन देखा, जो B है उनमें आप क्या करेंगे, ये जो आपके कॉलम वेक्टर्स हैं इनको जोड़ दो, तो जो B वाले कॉलम मैट्रिक्स है इट इज द समेशन ऑफ कॉलम मैट्रिसेस ऑफ AI से AN। इतनी कहानी समझ आई सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप बताना कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो। ये जो A है ना, इसकी रैंक या तो 2 होगी या तो 1 होगी, इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, ये पक्की बात। ये मैंने कैसे लिख दी बताओ, अरे A की रैंक की बात करें ना, B कहाँ से आ गया उसमें, मैं बोल रहा हूँ A की जो रैंक है ना वो कभी 3 नहीं हो सकती, क्या डिपेंडेंट रिलेशन, कंसिस्टेंट करने के लिए B डिपेंड करे तो, अरे भाई B A पे डिपेंड कर रहा है, उसे A की रैंक का क्या लेना देना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, इस A मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 3 से कम होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मैंने ऐसा लिखा। अब बात बोल रहे सर नहीं समझा, भाई तुम्हारी पूछो ये कैसे आंसर, अभी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आंसर देने जाओगे, आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, तुम समझाओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके नहीं समझ में आया, आपको इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे कोई पूछ रहा है तो बोलोगे नहीं समझ में आया, चलो तुम समझाओ। कुछ तो बताओगे सही गलत, ये बोलोगे सॉरी सर नहीं आता, माफ कर दीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू देने आएंगे तो सीख जाएंगे। चलो यार, मुझे लगा ना थोड़ी देर के आप बीच में सो गए थे। अब ये क्या लिखा आपने यार, A1 A2 A3 आर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर बनाता, यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स बनाता, उस मैट्रिक्स के मैं एलिमेंट लिख देता ABC, ये था A1, इसका लिख देता DEF, ये था A2, इसका लिख देता GHI, ये था A3। तो बताओ, आप बोलो कि ये जो A1 वाला वेक्टर है, A2 वाला वेक्टर है, A3 वाला वेक्टर है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या रैंक ऑफ A कभी 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है। अभी भी तो आप बोलो, आपने तो ये बोला कि इस कंडीशन के अनुसार A1 जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, A2 जो कॉलम मैट्रिक्स है, A3 कॉलम मैट्रिक्स है, ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर इसी कॉलम को मैं मैट्रिक्स में डाल दूं तो इसकी रैंक 3 कैसे हो सकती है। तो एक्सपर्ट हो गए ना आप लोग इन सब चीजों में, ठीक है। अब आप लोग अग्री कर रहे हैं यहाँ से मेरी बात पे, इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती,
ठीक है, तो 3 नहीं हो सकती, तो 2 हो गया, तो 1 होगी, ठीक है। चलो केस 1 में क्या करो, रैंक मान लो 1 की 2, ए की रैंक हम 2 मान लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा ABC, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अगर इसकी रैंक हम लोग 2 माने तो। जाहिर सी बात है ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद आफ्टर सर्टेन मैनिपुलेशन। तो ये तो हमारा ए वाला मैट्रिक्स, बी मेरे को क्या चल रहा है, बी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इनको तो बस ऐड करना है तीनों को, D प्लस E 0। बताओ व्हाट इज रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB इक्वल टू कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। केस 2 रैंक मान लो 1, अगर 1 की रैंक होगी तो ये एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन मैनिपुलेशंस कुछ इस तरीके से रीअरेंज होंगे। तो बी वाला मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा होगा, A प्लस B प्लस C 0 0, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB इक्वल टू कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। आंसर क्या होना चाहिए इसका, समझ गए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका कहीं पे सॉल्यूशन वगैरह अवेलेबल नहीं, बहुत अच्छे से डिटेल में कंफ्यूजन होता है, बट मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने क्या बताया, है ना। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन में आके 2-3 बार आप खुद से सोच के प्रैक्टिस करना। तो असल में ये क्वेश्चन ना बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी रैंक को और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कांसेप्ट को कोरिलेट करना है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को कोरिलेट करें, कॉलम की डिपेंडेंसी से इसने मैट्रिक्स ए की रैंक को 3 से कम करवा दिया, समझ रहे हैं बात को। कॉलम की डिपेंडेंसी से इसने रैंक ऑफ ए को 3 से कम करा और रैंक ऑफ ए 3 से कम यानी कि या तो 2 या तो 1, और साथ ही साथ उसने बी ऐसा चूज किया था कि जो बी मिल रहा है वो आपके रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके सम के बराबर मिल रहा है। तो अगर लास्ट वाला आप रो 0 करोगे तो समेशन भी 0 आ जाएगा, अगर आप सेकंड लास्ट वाला 0 करोगे तो समेशन भी 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए हैज टू बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन 3। तो 3 के लिए मैंने समझाया, तो n के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे थोड़ा और गौर करना। तो ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम में आता है और मैं स्टूडेंट होता तो मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता, बट अगर समझ लिया अच्छी तरीके से, अब अगले साल अगर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तब लगा दें, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्लास नोट्स के अराउंड अच्छे से तैयार करते रहो, ठीक है। टीचर की जो रिसर्च है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना करते रहो। बाकी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है कि जहाँ पे लग रहा है कि बहुत सोचना पड़ेगा, उसको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में तो छोड़ देना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट में आपकी किस्मत अच्छी होगी, थोड़ा दिमाग चल गया तो लग जाएगा, छोड़ देना, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। चलो इसका आंसर बताओ, ठीक है। चलो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं, ओके। चलो आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन आज हमारी किस्मत में लिखा नहीं था, तो शायद इसी वजह से ही वो कल ट्रांसफर होगा, ठीक है। शायद आपको समझ में नहीं आता आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आगे पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल मिलते हैं फिर, हाँ 11:30 मिलते हैं, 11:30 थोड़ा नोटिफिकेशन को डिकोड करते हैं कि क्या उसमें नया है क्या पुराना है, ठीक है। अभी आपका 2 क्लास और लगेगा लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आप मान के चलो कि मंडे से ही आपका स्टार्ट, आज क्या है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे आज क्या है, जो भी है